नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डेली क्विजेस चल रही हैं तो डे नंबर 12 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, आप उनको देख सकते हैं यूट्यूब में और टेलीग्राम में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक इनकरेक्ट पार्ट अगर है सेंटेंस में तो आपको वो चूज करिए, अदरवाइज नो एरर चूज कर लीजिए। तो सेंटेंस देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है कि आई वॉज टेकन विद सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ब्यूटीफुल ताजमहल। ठीक है, तो बाकी तो ठीक है, टेकन विद है ना, विद नहीं होता, टेकन बाय सरप्राइज। ठीक है, टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है कि समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेडली, है ना। तो जब उसने ताजमहल को देखा तो वो उसके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, तो ये सेंटेंस का मीनिंग हुआ। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि इसमें भी आपको एरर चूज करना है। तो सेंटेंस देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड, इसको चॉर्स पढ़ते हैं, है ना, हाउस होल्ड चॉर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कॉर्स। ठीक है, तो आई हैड, है ना, मतलब कि कोई जैसे बोल रहा है कि आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कॉर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब कि जैसे कि कोई एक गेस्ट उसके घर आया, उससे पहले ही उसने अपने हाउस होल्ड के जितने भी ये कॉर्स का मतलब बेसिकली होता है कि जो काम करने में मन ना लगे, है ना, फालतू के काम, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसने वो सारे काम खत्म कर लिए थे, तो हैड का यूज़ करेंगे हम फिनिश्ड के पहले। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज इनकरेक्ट। फिर यहाँ पे है कि एक ब्लैंक स्पेस है, आपको इसको फिल करना है। तो सेंटेंस ये है कि बीइंग अ डॉक्टर ही नेवर शिर्क्स वर्क। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ब्लैंक स्पेस में हम वर्ड फिल करेंगे ये होता है ये ऑप्शन सी जो है कंशेंसियस। ठीक है, मतलब कि जो अपने काम के प्रति काफ़ी मतलब ये कह लीजिए कि कोताही नहीं बरतता, ईमानदारी से काम करता है। ठीक है, तो बीइंग अ कंसेंशियस डॉक्टर ही नेवर शिर्क्स, तो शिर्क्स का मतलब होता है कि मतलब वो कभी अपने काम से भागता नहीं, उसको टाइम पे करता है। तो कंसेंशियस मतलब ईमानदार टाइप का व्यक्ति। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस प्रश्न में भी आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना है। तो सेंटेंस है कि द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ब्लैंक स्पेस बाय द चेयरमैन। ठीक है, तो कोई अगर मीटिंग होती है तो दैट इज प्रिसाइडेड ओवर। ठीक है, ऑप्शन ए है जो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, प्रिसाइडेड ओवर बाय चेयरमैन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, है ना। तो वर्ड जो है आपका वैसिलेट, है ना। तो वैसिलेट का जो एग्जैक्ट मीनिंग इसमें हो जाएगा तो ये ऑप्शन डी जो है इररिजोल्यूट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि वैक्सीलेट का मतलब होता है कि जैसे समथिंग मतलब वो एक कोई ऐसी कंडीशन हो कि कोई भी इनडिसाइसिव मोड में आ जाए, है ना, वो चूज ना कर पाए कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, दो चीज़ों के बीच में मतलब चूज ना कर पाए, ओपिनियन ना दे पाए। और इररिजोल्यूट का मतलब भी मोर और लेस सेम ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे आपको इस वर्ड का भी मीनिंग बताना है। तो हमारा वर्ड जो है इंडोमिटेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडोमिटेबल। तो इंडोमिटेबल का मतलब होता है कि मतलब कि इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, है ना, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, दबाया ना जा सके। तो सेम उसके जैसा ही मीनिंग होता है ऑप्शन जो ए है अनकॉन्करेबल। ठीक है, अनकॉन्करेबल का भी मतलब है कि जिसको जीता ना जा सके। तो इंडोमिटेबल अनकॉन्करेबल जो है वो सिनोनिम्स हो गए इस हिसाब से। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट चूज करना है। तो वर्ड है हमारा एक्सटेनुएट। ठीक है, ये देखिए एक्सटेनुएट है ना। तो इसका जो हमें बताना है ऑपोजिट बताना है। तो एक्सटेनुएट का मतलब होता है कि मतलब कि कोई चीज़ जैसे हो उसको बहुत ही घटा देना, न्यून कर देना, है ना, निम्न कर देना। तो उसका ऑपोजिट जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है स्ट्रेंथन, है ना, कि किसी चीज़ को मजबूत कर देना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑपोजिट बताना है आपको। फिर तो एक वर्ड जो है फीकंड, है ना। तो फीकंड का मतलब होता है कि फर्टाइल, है ना, उपजाऊ। तो उसका ऑपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेराइल। ठीक है, तो स्टेराइल का मतलब होता है कि जैसे मनुष्य के सेंस में यूज़ करते हैं तो बांझ बोलते हैं ना, कि समवन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है दिस विल बी करेक्ट। इस प्रश्न में आपको एक एडियम है, उसका मीनिंग जो है वो बताना है। तो एडियम हमारा क्या है कि द थिन एंड ऑफ द वेज। ठीक, तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग इस हिसाब से होगा
ये ऑप्शन बी जो है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट है ना, मतलब जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है द थिन एज ऑफ द वेड का, वो होता है द बिगिनिंग ऑफ अ हार्मफुल डेवलपमेंट है ना, किसी भी हानिकारक शुरुआत को करना, तो उसको बोलते हैं द थिन एज ऑफ द थिन एंड ऑफ द वेज, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे है कि ऑल्टरनेटिव चूज करना है आपको इस ईडियम के लिए भी, तो ईडियम हमारा है टू एक्सेप्ट द गनलेट, ठीक है, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन ए जो है टू एक्सेप्ट चैलेंज, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक कोटेड पार्ट है, आपको उसका ऑल्टरनेटिव चूज करना है, और अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट चूज करिए। तो अब एक ये सेंटेंस है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि द रीजन ऑफ हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन, ठीक है, तो इसमें जो इसका ऑल्टरनेटिव हम चूज करेंगे तो रीजन ऑफ नहीं, रीजन फॉर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है द रीजन फॉर हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। ये प्रीपोजिशन फॉर यूज करेंगे, ऑफ नहीं यूज करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में भी एक आपको कोटेड पार्ट है, तो देखिए सेंटेंस क्या है, आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट अग्री टू द कंपनीज अप्रेजल पॉलिसीज, ठीक है, तो इसमें सेंटेंस ये, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया था कि कोई भी जैसे पॉलिसी है या कोई अग्रीमेंट है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अग्री टू का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये जो करेक्ट प्रीपोजिशन या एक तरीके का जो फ्रेज बन रहा है अग्री टू होता है, तो इसमें इस सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट है ना, अग्री विथ जैसे इतने लोगों ने चूज़ करा है, दिस इज इनकरेक्ट। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन में कि आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो चूज़ करना है, तो जो सेंटेंस है हमारा ये क्या है, देखिए स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लेस्प, ठीक है, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लेस्प, तो इसका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्टटरिंग, है ना, ऑप्शन डी जो है, तो स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, ठीक है, जो लोग कुछ हकला के बात करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लेस्प यूज करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस प्रश्न में भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको चूज करना है, तो आपका क्या है, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, ठीक है, मतलब काम करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा या ऐसे करने का मन जिसको है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ये होता है एर्गोमेनिया, ठीक है, एर्गोमेनिया, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क एर्गोमेनिया। फिर है इनकरेक्टली वर्ड जो चूज़ किया मतलब कि स्पेल्ट है वो आपको चूज़ करना है, तो पर्टिनेशियस जो ऑप्शन ए में लिखा है दिस इज करेक्ट, डिमार्केशन भी ठीक है, टेम्परामेंट भी ठीक है, बट सरप्शियस जो है दिस इज इनकरेक्ट। ये कैसे लिखते हैं, SURREP है ना, TITOUS, सरप्शियस, ठीक है, तो बाकी तीन गलत है, ऑप्शन डी जो है ये, मतलब कि तीन वैसे तो सही है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो है दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। और सरप्शियस का मतलब अगर आप जानना चाहें तो होता है कि किसी चीज़ को जैसे छल से करते हैं ना, छलावा करते हैं किसी के साथ, तो उसके लिए सरप्शियस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैथ्स का, इसमें क्या है देखिए, ए एंड बी डू 3/5 है ना पार्ट ऑफ अ वर्क एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी, ठीक है, इफ ए बी सी टेक द सेम वर्क फॉर ₹500 सॉरी 5000 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सी का जो शेयर निकालना है इस 5000 रुपये में, तो अब कहा क्या जा रहा है कि ए प्लस बी जो है 3/5 काम जो है कंप्लीट करते हैं, तो 3/5 क्या हुआ है ना, 3/5 होता है 60% होता है ना, तो अब 60% काम कर रहे हैं ए और बी मिलके, और फिर रेस्ट ऑफ द जो वर्क है तो मतलब 40% बच गया, तो 40% कौन कर रहा है, सी, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इफ ए बी एंड सी टेक द सेम वर्क फॉर ₹5000, तो 5000 रुपये अगर मान लीजिए है, तो इसमें से 60% अगर हम 5000 का निकालेंगे तो 3000 रुपये हो जाएगा, तो 3000 रुपये जो शेयर है ये 60% जो काम कर रहे हैं ए प्लस बी का है, ठीक, तो आपसे सी का शेयर पूछा जा रहा है, तो अगर वो 40% काम कर रहा है तो उस हिसाब से 40% 2000 रुपये होगा, ठीक है, 2000 रुपीज़, तो ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट, ठीक है, ये देखा आपने। फिर इसी का ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹1280, ठीक है, ये 1280 रुपये का मार्क प्राइस है। इफ द शर्ट इज बीइंग सोल्ड फॉर ₹900, 900 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 380 रुपये का डिस्काउंट एक तरीके से मिल रहा है, अगर इसको आप घटाएंगे, ठीक है, 380 रुपीज़, तो 380 1280 और 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज में निकल के आएगा अराउंड 29.68%, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर में आपको ऑड चूज करना है, रीजनिंग का एक प्रश्न है कि क्रिकेट, कैरम, टेबल टेनिस या फिर शतरंज जो है, तो इसमें ऑड कौन सा है, तो अब देखिए शतरंज, टेबल टेनिस और कैरम जो है ये इंडोर गेम्स के एग्जांपल हैं, इंडोर में इनको खेल सकते हैं, बट क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड इन इंडोर, है ना, इसके लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए और
ऊपर से तो चलो मान लो आप कवर कर सकते हो, बट दिस इज़ एन ऑड, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न के लिए सही है। फिर यहाँ पे आपको अरेंज करना है इन वर्ड्स को, जो डिक्शनरी का ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है, सीक्वेंस है। तो अब देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक। तो अब x से सारे शुरुआत हो रहे हैं, फिर x के बाद मान लीजिए जैसे यहाँ ज़ैंथिक में a है तो x a, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ पे सबसे पहला, चूंकि यही a ही वाला है तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, तो c और d तो कट गए, ठीक। अब 3 और 4 यहाँ पे भी है, 3 4 यहाँ पे भी है, तो 4 नंबर क्या है, ये वाला, तो ये आ जाएगा x e n i, ठीक है। अब इसके बाद का वर्ड ढूंढिए। तो या तो देखिए ए ऑप्शन से देखेंगे तो पहला होगा या पांचवा होगा। तो पहले में क्या है, एक्स ई एन ओ, तो एक्स ई एन ओ, तो ये आई था, आई के बाद इधर ओ आ रहा है मान लो आप, और 5 नंबर में क्या है कि एक्स वाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्स वाई तो बहुत आगे चला गया, उसके पहले इधर एक्स वाई एल भी है ना, एक्स ई है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। इसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर में है कि आपको ये चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा यहाँ पे। तो ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है इसमें देख लेते हैं। ये देखिए एल है, एल के बाद +3 होके ओ आ रहा है, ठीक है, एल एम एन ओ, ठीक है। तो ओ यहाँ पे आ गया, फिर ओ के बाद क्यू है, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी, और क्यू +2 हो रहा है, ठीक। एस में देखते हैं, एस में क्या है कि एस, फिर यू, नहीं, तो एस के बाद टी यू वी, ठीक है, फिर वी के बाद डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सेम जेड के बाद अगर देखें हम, तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन आप बी देखिए, है ना, नहीं सॉरी पहले ए देख लीजिए। ए में क्या है कि जी है, ठीक है, जी के बाद +3 करेंगे तो जे आ जाएगा, एच आई जे, और जे के बाद के एल, तो यही पहला वाला ही ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हिंदी में है कि यह आम पका है और वह कच्चा है ना। तो इसमें वाक्य में यह जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह जो है वो क्या है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आम के संदर्भ में यहाँ यूज हो रहा है यह, तो दिस इज सार्वनामिक विशेषण जो है ऑप्शन बी। सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण है ना, विशेषता ही बता रहा है एक तरीके का, तो सार्वनामिक रूप है उसका। तद्भव शब्द आपको यहाँ पे चूज करना है, तो शत, अंग, षष्ठ या फिर 20, है ना। तो जो 20 है ना, ये आपका तद्भव है। विंशति इसका शायद तत्सम होता है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो बाकी के ये तत्सम वर्ड है, ये जो डी है दिस इज तद्भव। फिर 23 नंबर में देखते हैं कि सबसे शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है। तो अब अगर सारे चारों ऑप्शंस को आप देखेंगे तो जो आखिरी ऑप्शन है ये देखिए डी वाला, मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा जो है वो दूर करनी है, ठीक। मंत्री कहता है, मंत्री ने कहा हमें, है ना, मंत्री का कहना, ये सब जो है अशुद्ध है। सर्वशुद्ध जो वाक्य है ऑप्शन डी जो है, मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा जो है दूर करनी है, ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, तो अनुपयुक्त कैसे लिखेंगे, है ना। तो जो अनुपयुक्त का उच्चारण है उस हिसाब से लिखेंगे, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर में आपको तुरंग का क्या चुनना है, पर्यायवाची, ठीक है। तो तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, है ना, ये ऑप्शन बी जो है, घोड़ा, तुरंग, अहि, ये सब जो है पर्यायवाची हैं। फिर है व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी एडेड इन द स्लाइड सेपरेटली यूजिंग एनिमेशन इफेक्ट्स, ठीक है। तो स्लाइड की बात हो रही है, तो जैसे MS पावर पॉइंट की बात है, तो वहाँ पे जैसे कोई स्लाइड है उसमें एनिमेशन इफेक्ट जो ऊपर होते हैं उसको ऐड करके हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो बुलेट्स, टेबल्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तीन के तीनों चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कंपाइलर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, और वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस सिस्टम, वेब ब्राउजर, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ISDN स्टैंड्स फॉर, है ना, तो ISDN का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ऑप्शन सी जो है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और इसका जो यूज़ होता है वो पहले जब टेलीफोन्स वगैरह आते थे, है ना, तो ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता था डिजिटल फॉर्मेट में, जिसमें फ़ोन कॉल्स वगैरह करते थे। एक पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क करके होता था, उसके कोलैबोरेशन में ये चीज़ें तब यूज़ होती थी, है ना। तो ऑप्शन सी जो है ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि JPEG का फुल फॉर्म क्या है ना। तो क्या होता है ये ऑप्शन, यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो जो डी है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है आपका, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, जो फुल फॉर्म्स हो गए, है ना, MS Excel के जो फार्मूलाज होते हैं, इस तरीके की जो हिडन मतलब माइन्यूट चीज़ें होती हैं आपके इस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ .png, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब .png लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है .png, ऑप्शन ए जो है
ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है ना, ये भी इमेज जो फाइल्स होती हैं उसका एक एक्सटेंशन है, उसका फाइल फॉर्मेट है। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ .png। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन एम हरियाली, ठीक है, ये देखिए एम हरियाली लिखा है, वॉज लॉन्च्ड बाय, है ना, तो ये नीचे मंत्रालय के नाम दिए गए हैं। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे देखिए दिस इज करेक्ट। और अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखें आप इस एप्लीकेशन का, तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया था हाउसिंग अफेयर्स जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो मतलब जो पब्लिक एंगेजमेंट लोगों का बढ़ाने के लिए कि जो पेड़ पौधे हैं उसको आप प्लांट करिए। और ये ऐप हेल्प करता था उस, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्री है तो उसकी जियो टैगिंग कर देता था ना, ऑटोमेटिक एक सिस्टम था ऐप के थ्रू। तो आप उस जो ट्री आप प्लांट करेंगे कहीं पे भी उसको जियो टैग कर सकते हैं। और जियो टैगिंग का मतलब समझिए, तो जियो टैगिंग में होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो वहाँ का कोऑर्डिनेट होता है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसी को बोलते हैं जियो टैगिंग, है ना, उस डेटा को किसी सिस्टम में फिट करना, है ना। तो ये इस एप्लीकेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि ग्रीन जो पार्टिसिपेशन है ये प्लांटेशन का वो सब बढ़ाना, और इस ऐप को उसको जियो टैग करना और उसको मॉनिटर करना। तो ये एक ड्राइव लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। फिर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, स्टेट्यूटरी होती हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो फिलहाल अटॉर्नी जनरल जो है दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी भी मेंशन्ड है, ठीक है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है दिस इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, है ना। ऑप्शन डी जो है दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू विच एक्ट, ठीक है, तो जो ये कंपटीशन कमीशन बनाया गया था कि जो भी मार्केट में कंपनीज हैं उनके रेगुलेशन या उनके कह लीजिए ऑब्जर्वेंस के लिए, तो ये जो एक्ट था ये था 2002 का एक्ट, ठीक है, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 338B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि 338B जो है इसमें दिया क्या हुआ है। तो इसके जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है ये इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। और जैसे कि एक लॉजिक आप लगा लिया करिए एग्जाम में कि जैसे 338B लिखा हुआ है, तो अब ये एक्सटेंशन है, मतलब कि कोई अमेंडमेंट सही ऐड किया गया होगा, है ना। तो जो इस तरीके के ऑप्शन वहाँ पे अगर आप एलिमिनेट कर पाएँ तो आप इसको देख लिया करें। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को किस अमेंडमेंट के थ्रू अब रिसेंटली एक अमेंडमेंट इसके लिए क्या किया गया है, तो वो कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, ठीक है, आप ये हमें बताइए। फिर यहाँ पे है 35 में कि सुकना लेक वॉज डिक्लेयर्ड, सुकना लेक वॉज डिक्लेरेशन, यहाँ पे थोड़ा मतलब टाइपिंग एरर है, फ्रेम किया गया गलत। सुकना लेक वॉज डिक्लेयर्ड वेटलैंड अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, है ना। तो दिस लेक इज सिचुएटेड इन, तो इसका जो लोकेशन आपसे सुकना लेक का लोकेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सुकना लेक जो है वो चंडीगढ़ में है, ठीक है। ऑप्शन ये वाला जो बी है दिस इज करेक्ट। और इसको भी एक लिविंग एंटिटी का भी दर्जा दिया गया था, कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी बीच में, तो ये आप सुकना लेक देखिए चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैत्री सेतु ब्रिज, है ना, बिटवीन सबरूम जो कि त्रिपुरा में है और रामगढ़ इन बांग्लादेश जो बांग्लादेश में है, इज बिल्ट ओवर विच रिवर, है ना। तो ऐसा एक ब्रिज बनाया जा रहा है सबरूम जो त्रिपुरा में है और रामगढ़ जो बांग्लादेश में है, तो ये बन रहा है आपका फेनी रिवर के ऊपर, ठीक है। अभी हाल ही में ये किसी एग्जाम में ही पूछा गया है, तो देखिए सेम क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। 37 नंबर में है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है। तो एक है शीतकालीन राजधानी देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बनाया गया है आपको गैरसेंड जो है, ऑप्शन ए, है ना, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईयर 2021 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कन्फर्ड पद्म अवार्ड्स, ठीक है। तो जो पद्म अवार्ड मिलते हैं, है ना, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना, तो इनकी जो टोटल नंबर है 2021 में जो दिए गए, तो ये है आपका ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट 119। आप इसका जो सेपरेट देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितने मिले हैं, मतलब पद्म विभूषण कितने मिले, पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिजर्वेंस कार साइज्ड मार्स रोवर डिजाइंड टू एक्सप्लोर मार्स वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी, है ना। तो जैसे अभी मार्स के लिए प्रिजर्वेंस है, क्यूरोसिटी है, होप है ना, ऐसे कई सारे मार्स मिशन लॉन्च किए गए थे हाल ही के कुछ वर्षों में, तो आप इनको ध्यान रखें। फिलहाल जो ये परसिवरेंस है तो ये है आपका नासा का, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड एनजीओ डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन, है ना। तो जो वर्ल्ड एनजीओ डे है इसको हम मनाते हैं 27 फरवरी को। ऑप्शन सी जो है, सॉरी ये गलत क्लिक हो गया यहाँ पे, 27 फरवरी जो है दिस इज करेक्ट, वर्ल्ड एनजीओ डे। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। मतलब कि ओडिशा के किस सिटी में है, ये पूछा जा रहा है आपसे। है तो ओडिशा में, बट किस सिटी में है, तो ये है जो मयूरभंज वहाँ का सिटी है, वहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट। फिर 42 नंबर है, इसमें है गोबर्धन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, तो इसमें भी मंत्रालय ही दे रखे हैं। तो गोबर्धन स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अब जैसे ये देखिए नाम ऐसे होते हैं चूंकि, तो लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बहुत सारा रूरल डेवलपमेंट है ना, ये सब में कंफ्यूज है लोग। तो इस तरीके की स्कीम्स आप जरूर देखें, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है और ऐसे ही कंफ्यूज करके आपको वहाँ पूछा जाएगा, बता नहीं पाएंगे फिर। और इस जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव जो है तो ये है कि जो कैटल होती हैं और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको मैनेज करना और फार्मर्स की इनकम को इनहेंस करने के लिए ये गोबर्धन स्कीम जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। 43 नंबर में है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, है ना। तो जो लोकायुक्त का ऑफिस है ना, जो संस्था है वो किस राज्य में सबसे पहले एस्टैब्लिश करी गई। तो लोकायुक्त का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ सबसे पहले वो महाराष्ट्र में हुआ। अराउंड 1971 में एक एक्ट आया था लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट महाराष्ट्र में, तो उसके थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे है कि चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर्स, ठीक। तो अब ये देखिए क्या है कि कुछ पॉल्यूटेंट हैं और उससे रिलेटेड डिजीज हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला क्या है कि मरकरी, तो मरकरी से क्या होता है मिनीमाटा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर है कॉटन डस्ट, है ना, जो कपास होता है उसकी जो धूल निकलती है तो उससे क्या होता है बाइसिनोसिस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो दोनों ऑप्शन है, जो दोनों पेयर है मतलब, तो ये करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ। 45 नंबर में है कि CAD स्टैंड्स फॉर, है ना। तो CAD का क्या मतलब होता है। तो CAD बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको सिविल इंजीनियर्स वगैरह जो हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाने, मतलब जो जैसे बिल्डिंग कोई बनानी है, ब्रिज बनाना है या किसी तरीके की उनके कंस्ट्रक्शन के जो डिज़ाइंस हैं वो इस CAD सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी जो है, ये देखिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, तो ये होता है। अब इससे पहले जब तक कंप्यूटर्स नहीं थे तो उसके पहले ड्राफ्टर वगैरह आते थे, है ना, जब बड़े बड़े उसमें स्केल्स वगैरह होते थे और पेपर पे वो चीज़ें बनती थी, अब वो कंप्यूटराइज वे में बनती हैं। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। 46 नंबर है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम टू द फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। तो अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि ये चारों गैसें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसको बढ़ा रही हैं, बट जो मैक्सिमम शेयर है वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम करने के लिए इसलिए कई सारी प्रोटोकॉल्स और ये एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, कन्वेंशंस वगैरह, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का है, CFC का नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने माना है। 47 नंबर में है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपका ये अमेंडमेंट करके ऐड करी गई थी, तो ये 4A वाला जो पार्ट है इसमें ऐड किया गया है इनको। तो ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये वाला। और ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 का, है ना, 42nd अमेंडमेंट 1976, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन पे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पादप कोशिका मतलब जो प्लांट सेल वॉल होती हैं, है ना, जैसे प्लांट्स में सेल हैं तो उसकी जो सेल वॉल है तो वो किसकी मेनली जो है वो बनी होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको लिपिड, विटामिन, सेलुलोज या फिर प्रोटीन। तो जो ये प्लांट सेल वॉल होती हैं ये सेलुलोज से बनती हैं, ठीक है। और सेलुलोज के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, कई बार एग्जाम में आया है ये, तो ध्यान रखिएगा। 49 नंबर है कि द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ विच मोशन, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में आपको भरना है। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी मतलब कोई ऐसा पिंड है ना, ऑब्जेक्ट है और ये फ्री फॉल हो रहा है ऊपर से, ठीक है, तो जो ये गिरेगा तो इसका जो ये मोशन है वो कैसा होगा। तो ऑप्शन जो है ये है यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, एक समान त्वरित एक्सीलरेटेड होगा। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। बाकी के 3 ऑप्शन इसमें इस हिसाब से गलत हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द लॉ टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि राजा राम मोहन रॉय जो थे काफ़ी प्रयासरत थे इस चीज़ के लिए, और 1829 में ये एक्ट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने ये लाया और उसके थ्रू ये जो सती की प्रैक्टिस थी इसको अबॉलिश किया गया, बैन किया गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर यहाँ तक हमने ये अपने 50 क्वेश्चन देखे आज के, और आने वाले दिनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे ऐसे ही। हमारे साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद।